पीटीआई ने एक विज्ञापन निकाला कि उनको ट्रेनी जर्नलिस्ट चाहिए। अच्छा। अब आप सोचिए, मैं ऑलरेडी एसोसिएट एडिटर था And you joined और as a trainee मेरा journalist 5,000 रुपए की सैलरी थी। उस समय पर। हाँ, और मैं पीटीआई में गया 2,200 रुपए में, यानी कि कोई भी 5,000 वाला आदमी 2,200 में क्यों जाए। Less than half। ने अफगानिस्तान में भी आपने जैसे कहा कि जी जी। जो काफ़ी सालों तक, मतलब काफ़ी मैंने खबर किया। मैंने एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल स्टोरी जो किया, नेपाल का शाही हत्याकांड हुआ था। जी जी जी। उसके बाद तो मैं कई महीनों तक वहीं रुका, काठमांडू में। अच्छा। और शाही हत्याकांड के बाद पूरा जो परिवर्तन हुआ, वो एक गणतंत्र बना, वो हिंदू राष्ट्र था, उसके बाद वो सेकुलर बना जी। ये सारा परिवर्तन जो है ये उसी दौरान हुआ। तो उसमें भी मैं प्रत्यक्ष गवाह रहा उस पूरे घटनाक्रम का। जी। तो ऐसे बहुत सारे नेशनल, इंटरनेशनल, दक्षिण अफ्रीका में भी गया था। नेल्सन मंडेला साहब का राज मैंने देखा। अच्छा। हाँ, तो वो भी देखने का अवसर मिला था। तो बहुत यादगार कहानियां हैं। बिल्कुल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तिलक न्यूज़ में। टुडे वी आर हैविंग अ वेरी इंपॉर्टेंट गेस्ट विद अस, जिन्होंने एक्टिव जर्नलिज्म में लगभग 20 साल कंट्रीब्यूट किए हैं। और बात करें एकेडमिक्स की, तो ही हैज़ कंट्रीब्यूटेड एज अ प्रोफेसर ऑफ जर्नलिज्म and has served as the Director General of Indian Institute of Mass Communication, Delhi, and also has served as the Vice Chancellor of Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication, Bhopal. And currently he is giving his services as the Director of Indian Habitat Center. आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर के.जी. सुरेश सर। बहुत स्वागत है आपका। As you have given a very long time in the field of journalism and you have done a very great job in the field of journalism, what attracted you towards journalism during that time when the Indian journalism was diversifying? वो बढ़ रहा था, बदल रहा था, many changes were there. ऐसे में you opted journalism as your passion, as your profession. What took you there, sir? So मैं तो ये कहूँगा कि मेरे मोटिवेशन तो मेरे फादर थे। जी। माय फादर यूज्ड टू बी अ वोरेशियस रीडर। अच्छा। वो हेडलाइन से लेकर, जिसको मास्ट हेड कहते हैं, प्रिंट लाइन तक वो पढ़ते थे। तो और यही नहीं, एक कलम लेकर जो है वो अखबार के नीचे इंपॉर्टेंट चीज़ों के नीचे वो लाइन मारते थे। तो मेरे अंदर ये जिज्ञासा हुई कि ये पापा लाइन क्या, अंडरलाइन क्या करते हैं। तो वो ऑफिस चले जाते थे तो मैं बैठ के वो पढ़ता था, हाइलाइट्स को। तो मैं समझ गया कि उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ों को वो अंडरलाइन करते थे। और सवेरे चाय के साथ उनका अखबार पढ़ने की आदत थी। और धीरे धीरे मैं पढ़ने लगा, मेरी रुचि बढ़ी, मैं लेटर्स टू द एडिटर लिखने लग गया। अच्छा। जो उस वक्त के हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, सब में छपने लगा। At what age, sir? मे बी आई शुड बी अराउंड 13-14। Nice, sir. It was a very early age. या तो उस वक्त से ही मेरे अंदर ये रुचि जागी। और फिर मैं छोटे छोटे पत्र पत्रिकाओं के लिए आई स्टार्टेड राइटिंग आर्टिकल्स। और मेरे आर्टिकल जब छपने लग गए, मेरे पड़ोसी जानकार लोग अखबारों में मेरे नाम पढ़ने लग गए, तो एक नशा वो हो गया कि अरे भाई, लोग मुझे जानने लगे हैं और मैं अपने इम्पोर्टेंट इश्यूज ऑफ द डे पर मैं अपना कमेंट्री दे रहा हूँ। वो धीरे 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 जो है वो इंटरेस्ट में बदल गया। पिताजी ने शुरू में तो एंकरेज किया, लेकिन जब उनको लगा कि ये जर्नलिज्म की तरफ जा रहा है तो उन्होंने विरोध भी किया, क्योंकि वो खुद गवर्नमेंट में थे। अच्छा। और वे चाहते थे कि मैं भी गवर्नमेंट में ही जाऊं, क्योंकि मैं इकलौता बेटा था उनका। तो जाहिर है कि वो भी चाहते थे कि मेरा भी एक सुरक्षित भविष्य हो, है ना। तो वो भी चाहते थे कि भाई गवर्नमेंट में जाऊं, लेकिन मेरा बिल्कुल गवर्नमेंट में इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन उनके दबाव में आकर मैंने गवर्नमेंट का एक एग्जामिनेशन लिखा और उसमें मैंने टॉप भी किया और मुझे गवर्नमेंट में जाना पड़ा। लेकिन मैंने गवर्नमेंट में, मुझे जॉब में मज़ा ही नहीं आया। मुझे रोज़ के वो फाइल वर्क, रोज़ का वो सब काम, मुझे आनंद नहीं आया। तो मैंने पिताजी से कई बार कहा मेरा मन नहीं है। उन्होंने कहते कोई बात नहीं, मन लग जाएगा धीरे धीरे। मैंने कहते नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा। घुटन की स्थिति आ गई तो मैंने उनसे पूछे बगैर मैंने एक दिन इस्तीफ़ा दे दिया और वापस घर आ गया। घर में भौकाल मचा होगा। घर में तो आई वॉज लिटरली थ्रोन आउट ऑफ द हाउस फॉर ए फ्यू डेज। तो जैसे तैसे मैं
मैंने कंटिन्यू किया। उनको लगा कि ये वापस आएगा, माफ़ी मांगेगा और सरकारी उसमें, मैंने कह दिया नहीं। उसी वक्त मेरे एक दोस्त जो मीडिया में था, वो अपनी पत्रिका चलाता था, उनका निधन हो गया। तो उनके भाई ने मुझसे कहा कि अभी फ़िलहाल आप ही इसको संभालो, और मैंने वो पत्रिकाएं संभालने लग गया। तो मतलब उस उम्र में आप समझ लीजिए, मात्र 22-23 साल की उम्र में मैं संपादक बन गया, और That मेरे was an अंडर एक छोटी achievement. सी टीम थी। लेकिन उसमें मैंने बहुत काम किया। उसके बाद दूसरे एक मैगज़ीन में भी काम किया, लेकिन मुझे ये एहसास हुआ कि ये जर्नलिज्म नहीं है। जर्नलिज्म डेली रिपोर्टिंग वाला है। मैगज़ीन में कुछ इंडस्ट्री के बारे में या किसी चीज़ के बारे में लिखना एक अलग चीज़ है। मैं ग्राइंड में जाना चाहता था, डेली ग्राइंड में। तो उसी दौरान पीटीआई ने एक विज्ञापन निकाला कि उनको ट्रेनी जर्नलिस्ट चाहिए। अच्छा। अब आप सोचिए, मैं ऑलरेडी एसोसिएट एडिटर था, एंड यू और जॉइंड एज अ मेरा ट्रेनी जर्नलिस्ट मेरा 5,000 रुपये की सैलरी थी उस समय पर। हाँ, और मैं पीटीआई में गया 2200 रुपये में। यानी कि कोई भी 5,000 वाला आदमी 2200 में क्यों जाए? लेस देन हाफ। हाँ, लेकिन मैं गया, और मैं रिग्रेट नहीं करता हूँ। आई एम रियली प्राउड ऑफ दैट डिसीजन, वरना मैं ऐसी ज़िंदगी निकाल लेता। बिल्कुल। क्योंकि मेरे घर में या मेरे परिवार में या मेरे सोशल सर्कल में कोई भी मीडिया में नहीं था बता के देने वाला। तो मैंने कुछ वर्ष, मैं बर्बाद तो नहीं कहूँगा, हर अनुभव अच्छा ही होता है, लेकिन मैंने मेन स्ट्रीम मीडिया में, लेकिन मैंने उसे मेकअप करना चाहा, जो लॉस मुझे हुआ। और मैंने इतने अपने ट्रेनी रहते हुए मैंने इतना रिपोर्टिंग करना शुरू कर दिया कि मुझे जो है बहुत जल्दी रिपोर्टिंग मिल गया, और फिर मैंने मुड़ के नहीं देखा। मैं एक क्राइम रिपोर्टिंग से शुरू किया, और मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक कवर करने लग गया। क्या? मैं चीफ पॉलिटिकल कॉरेस्पॉन्डेंट बना, यानी कि पॉलिटिकल उनका। बीट। तो मैं राष्ट्रीय स्तर पर मैं प्रधानमंत्री कार्यालय मैंने कवर करना शुरू कर दिया। जी। उपराष्ट्रपति के साथ कई मुल्कों में मैं गया, राष्ट्रपति भवन कवर करने लग गया। और मुझे याद है कि बहुत सारे बड़े ब्रेकिंग न्यूज़ मैंने, तो अट्रैक्शन तो मेनली तो मेरा प्रिंट मीडिया की तरफ था। अच्छा। उसके बाद मैंने पीटीआई छोड़ने के बाद एट ए मच लेटर स्टेज 2006 के करीब तो मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ आकर्षित हुआ। फिर मैं एशियानेट न्यूज़ टेलीविज़न में गया, जी में गया, पीआईओ टीवी में गया। ऐसे कुछ चैनलों को मैंने एक्सप्लोर किया, और फाइनली मैं दूरदर्शन का संपादक बना, यू नो। एंड लेकिन दूरदर्शन से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है। अच्छा। मैं एज एन एक्सपर्ट, मैं बहुत यंग एज से मैं जाता था, और मुझे खुशी है कि मैं उसी संस्था में सीनियर कंसल्टिंग एडिटर बतौर, मैं उसका एक तरह से डीजी के बाद, डीजी तो इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस के होते हैं, जी जी जी। तो उनके बाद अगर प्रोफेशनल रैंक में मैं ही हाईएस्ट था। और बहुत सारे परिवर्तन हम लोगों ने उस समय लेकर आए, बहुत सारे कार्यक्रम लेकर आए। बहुत बड़ी बात है सर। आपके पिताजी को ही सबसे ज्यादा खुशी हुई होगी जब हाँ, मेरे पिताजी बहुत दिन तो रहे नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे देखा सफल होते हुए। तो हालांकि उनका आखिरी वक्त तक यही था कि वो मुझे सरकारी अधिकारी के रूप में ही जाना, मतलब चाहते थे देखना। उन्होंने मेरा संघर्ष देखा, मेरी सफलता देखने का उनको अवसर नहीं मिला। खैर, तो माता पिता हमेशा यही चाहते हैं कि उनके बच्चे सफल रहें, सुरक्षित हाँ, रहें। हाँ बिल्कुल, उनका उद्देश्य तो यही था। लेकिन हर व्यक्ति एक मिशन के लिए, जैसे नेताजी बोस कहते हैं जी जी। कि हर व्यक्ति एक किसी काम के लिए पैदा हुआ है, ऊपर वाले ने उसको बनाया है। बिल्कुल। मुझे इसी काम के लिए बनाया था। तो अच्छा, एज यू सेड सर, आपने पीटीआई ज्वाइन किया। पीटीआई इज़ अ वेरी रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशन, मीडिया फर्म, एंड आपने वहाँ पर एक डेकेड यानी 10 साल का समय उससे दिया ऊपर। 10 साल से भी ज़्यादा का समय आपने वहाँ पर दिया है, जिसमें आपने काफ़ी मेजर स्टोरीज को कवर किया है, चाहे फिर वो अफगानिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान, काफ़ी स्टोरीज पर यू हैव वर्क।
सो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस इंटरनेशनली इतनी बड़ी स्टोरीज को कवर देखिए, करने? मुझे कहते हुए कहीं कोई संकोच नहीं है। आज मैं जो कुछ भी हूँ या जीवन में जो भी मेरी उपलब्धि रही है, जी उसमें पीटीआई का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। बिल्कुल। पीटीआई में व्यक्तियों के साथ मेरे हो सकते हैं मतभेद रहे हो, लेकिन उस संस्थान ने मुझे बनाया है। मुझे अगर किसी ने निर्माण किया है तो पीटीआई ने निर्माण किया। उसने मुझे काम करना सिखाया, उसने मुझे मतलब लॉन्ग आवर्स काम करने का मेरे अंदर जो है, जुनून चाहे मेरे पैदा किया। शरीर में शक्ति हो या ना हो, मेरे मन की शक्ति उसने इतनी बढ़ाई है ना, मेरा विल पावर इसने बढ़ाया। उसने ये कह दिया कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी तुम काम कर सकते हो। मुझे इंटरनेशनल और नेशनल एक्सपोजर दिया। अच्छा। मतलब मैं समझता हूँ कि बहुत मुल्क मैंने ट्रैवल किए। वाह। मैं उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन सब के साथ मैंने खूब ट्रैवल किया है। उप प्रधानमंत्री और कई बड़े बड़े ब्रेकिंग स्टोरीज मैंने किए हैं, और जिसने देश के इतिहास को मतलब बदल दिया, ऐसे स्टोरीज को मैंने ब्रेक किए। मैं समझता हूँ कि मुझे पीटीआई ने मतलब मेरे जीवन को कायाकल्प करने में उसकी बड़ी भूमिका रही है, जी और मैं सदैव उसका ऋणी रहूँगा। जी। आपने पीटीआई के साथ काफ़ी बड़ी स्टोरीज पर काम किया है, जैसे वी हैव टॉक्ड अबाउट, बट कोई स्पेसिफिक स्टोरी, इफ वी टॉक अबाउट अफगानिस्तान आफ्टर तालिबान, दैट वाज अ वेरी बिग स्टोरी यू हैव कवर्ड, उसका कोई ऐसा इंसिडेंट विच टुक यू लाइक ओ इट्स माइंड ब्लोइंग? देखिए, स्टोरीज तो मैंने बहुत किया है। जी आपने कहा कि अफगानिस्तान, मैंने पाकिस्तान, मेरा सबसे बड़ा खबर तो जिसने एक तरह से देखा जाए तो वर्तमान में जो रूलिंग पार्टी है उसके पूरे इतिहास को बदलने का एक काम किया। अच्छा। क्योंकि जब तत्कालीन विपक्ष के नेता, भाजपा के अध्यक्ष 2006 में पाकिस्तान का दौरा करते हैं, और वो पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार में जाते हैं, जी तो उस वक़्त उस मज़ार में उस वक़्त मैं ही था उनके साथ। और मैंने जो ब्रेकिंग न्यूज़ दिया, उन्होंने जो जिन्ना साहब की तारीफ़ में जो उन्होंने वहाँ के विजिटर बुक में लिखा, उसने भूचाल मचा दिया भारत में। ऐसा क्या लिख और दिया था सर? उन्होंने जिन्ना साहब की तारीफ़ की थी, जो बीजेपी के बिल्कुल, बीजेपी ने हमेशा उनको दोषी ठहराया, जी 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 जी। और यहाँ उन्होंने तारीफ़ की, तो वो बहुत बड़ी खबर थी। बीजेपी ने उसी वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उस वक्तव्य से अपने आप को दूर किया, और बाद में उनको आके इस्तीफ़ा देना पड़ा पार्टी प्रेसिडेंट के पद से। हालांकि बाद में उन्होंने कंटिन्यू किया कुछ समय और, लेकिन उसी वक्त फिर राजनीति इस तरह चली कि ये पहली बार ये मांग उभरी कि नए पौध को मौका मिलना चाहिए पार्टी में, और ये पुराने नेतृत्व को अब बदलना चाहिए। बिल्कुल। और आगे चलकर आपने देखा कि समय लगा, लेकिन आगे चलकर आडवाणी जी की विरासत के बाद जो है नरेंद्र मोदी जी केंद्रीय राजनीति में एक प्रमुख बिल्कुल। भूमिका में उभरते हैं। बड़ा चेहरा तो बनकर ये कहीं ना कहीं उसकी, अगर आप उसके मूल तक जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि वो मेरा ब्रेकिंग खबर थी वो। इसी तरह चरखी दादरी मिड एयर कोलिशन था, वो जी, मैंने जी। कवर किया। अच्छा सर मैंने अफगानिस्तान में भी, आपने जैसे कहा कि जी जी जो काफ़ी सालों तक, मतलब काफ़ी मैंने कवर किया। मैंने एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल स्टोरी जो किया, नेपाल का शाही हत्याकांड हुआ था। जी 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 उसके बाद तो मैं कई महीनों तक वहीं रुका, काठमांडू में। अच्छा। और शाही हत्याकांड के बाद पूरा जो परिवर्तन हुआ, वो एक गणतंत्र बना, वो हिंदू राष्ट्र था, उसके बाद वो सेकुलर बना। जी ये सारा परिवर्तन जो है ये उसी दौरान हुआ। तो उसमें भी मैं प्रत्यक्ष गवाह रहा उस बिल्कुल। पूरे घटनाक्रम का। जी तो ऐसे बहुत सारे नेशनल, इंटरनेशनल, दक्षिण अफ्रीका में भी किया था। नेल्सन मंडेला साहब का राज मैंने देखा, अच्छा। तो वो भी देखने का अवसर मिला था। तो बहुत यादगार कहानियां हैं। बिल्कुल। सर अच्छा, जिस प्रोफेशन ने, यू सेड जर्नलिज्म में जब आपने फील्ड पे काम किया, यू लव दैट, आपको बहुत सबसे ज़्यादा वही पसंद था, दैट मेड यू व्हाट यू आर टुडे, बट व्हाट टुक यू फ्रॉम फील्ड जर्नलिज्म टू एकेडमिक्स? देखिए, मैं साथ ही साथ, मैं आपको ईमानदारी की बात बता रहा जी हूँ। 2200 रुपये मिलते थे, मैंने आपको बताया। बिल्कुल। अब 2200 रुपये में घर चलाना थोड़ा बहुत कठिन तो मुश्किल। पड़ता था। बिल्कुल। तो
मैं गलत काम कर नहीं सकता, मेरे संस्कार में नहीं है, मेरे मूल्यों में नहीं है, जी। लेकिन एक्स्ट्रा पैसे की भी जरूरत थी। तो जब मैं फ्री टाइम में क्या करता था, मैं दिल्ली के कुछ कॉलेजों में मैं पढ़ाने जाता था। उसमें अंबेडकर कॉलेज हुआ, अच्छा। जानकी देवी कॉलेज हुआ, जी। ये सब कॉलेजेस में मैं शनिवार के दिन या छुट्टी के दिन और क्या पढ़ाया करते थे सर आप? पत्रकारिता। मैं एक ही चीज़ जानता हूँ, मैं कहता हूँ जैसे अमिताभ बच्चन का डायलॉग है कि आई वॉक इंग्लिश, आई टॉक इंग्लिश, वो तो मैं आई वॉक जर्नलिज्म, आई स्पीक जर्नलिज्म, आई टॉक टॉक जर्नलिज्म, आई स्लीप जर्नलिज्म। जर्नलिज्म मेरा जीवन है, जी। मैं इसके सिवा कुछ नहीं जानता हूँ, है ना। तो मैं जर्नलिज्म पढ़ाता था, मैं बड़ा लोकप्रिय टीचर हो गया। अच्छा। माखनलाल का नोएडा में कैंपस होता था, जी। उधर पढ़ाता था। जी। भारतीय जनसंचार संस्थान में हाँ। 1998 में पढ़ाना शुरू किया मैंने, अच्छा। 1998 में। जी। तो तब मैंने पढ़ाना शुरू किया। तो मैं इन सब जगह पढ़ाता था, पहले एक्स्ट्रा इनकम के लिए पढ़ाता था, लेकिन धीरे धीरे वेज बोर्ड आ गए। तो वेज बोर्ड्स के आने के बाद हम लोगों का तनख्वाह में बहुत बड़ा फर्क आया, मतलब ज़मीन आसमान का फर्क आया। तो अचानक मीडिया अच्छा पेमेंट करने लगा। जी 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 जी। तो फिर क्या था, फिर क्या मैं इसको छोड़ दूं क्या? तो फिर मेरे लिए वो पैसा महत्वपूर्ण नहीं रहा, बच्चों के बीच में रहना, शिक्षा के पूरे, तो मेरे लिए एक, मुझे भी पता नहीं चला, एक ऑल्टरनेटिव करियर तैयार हो गया। बिल्कुल। तो जब मैं संपादक था दूरदर्शन का, जी जी। उसी दौरान एक विज्ञापन देखा हाँ। कि ऐसे दूरदर्शन में एक महानिदेशक की जरूरत है। अच्छा। तो मैंने उसमें अप्लाई किया और उसमें बड़े दिग्गज पत्रकार इंटरव्यू बोर्ड में थे। अच्छा। सरकारी अधिकारी तो थे ही, राजेश शर्मा जी थे, मुझे याद है, स्वपन दास गुप्ता जी थे। अच्छा। और सभी कैंडिडेट बड़े अनुभवी कैंडिडेट्स थे उसमें, लेकिन मेरे फेवर में एक ही चीज गया। तो इसलिए मैं अक्सर आज के युवा पीढ़ी को कहता हूं कि कुछ भी वेस्ट नहीं जाता। अच्छा। कभी भी मत समझना कि कुछ, अरे मेरा 1 साल वेस्ट हो गया ना, वो अनुभव है आपका। अगर मेरे पक्ष में अगर कोई, क्योंकि वो सब तो मुझसे दिग्गज और प्रशासन में अनुभवी लोग आए थे, दूसरे जो उम्मीदवार थे, जी। मेरे फेवर में एक ही चीज गया कि मैं 1998 से आईएमसी में पढ़ा रहा हूँ, तो ये आईएमसी को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अच्छा। वो मेरे पक्ष में चला गया और मुझे वो जॉब मिल गया, और मैं इस तरीके से आईआईएमसी का डीजी बन गया। क्या बात है। मतलब कोइंसिडेंस और आपकी मेहनत दोनों एक साथ रंग ला गई। बिल्कुल। अच्छा सर, आईएमसी ज्वाइन करने के बाद आपने उसको यूनिवर्सिटी का दर्जा भी दिलाया, एंड डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का लेटर ऑफ इंटेंट जी जो है वो मेरे समय में, हालांकि उसका इम्प्लीमेंटेशन मेरे कार्यकाल समाप्त हो गया था, 3 साल का कार्यकाल था, उसके बाद हुआ, लेकिन मेरे जाने से पहले यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन से हमको लेटर ऑफ इंटेंट मिला, हमने कोर्स सबमिट किया। हम ही नहीं, सारा कमेटी गठित की थी, सारा कमेटी वगैरह समितियाँ, और जो सकारात्मक जो यूजीसी से जो पत्र मिलता है उसको लेटर ऑफ इंटेंट कहते हैं, वो हमें मेरे कार्यकाल में मिला। जी। और यूनिवर्सिटी के दर्जे के साथ साथ आपने वहाँ पर कई सारे एक्सपेरिमेंट्स भी किए, लाइक यू हैव इंट्रोड्यूस्ड इन लैंग्वेज जर्नलिज्म देयर। मुझे ये लगा खुशी की जी। भारत की पत्रकारिता का भविष्य उसकी भाषाओं में है, और दिल्ली को छोड़कर हर जगह, एक उड़ीसा एक एक्सेप्शन था जी। उसके सिवाय हमारा जो अमरावती महाराष्ट्र में जो कैंपस था, हाँ। जम्मू में जो परिसर था, मिजोरम में जो परिसर था, और केरल में जो परिसर था, इसमें सिर्फ अंग्रेजी सिखाई जाती थी। अच्छा। मुझे लगा कि क्या वहाँ के जो स्थानीय बच्चे जो सपना देखते हैं कि वो भी आईएमसी में पढ़े, जी जी, लेकिन उनको अंग्रेजी नहीं आती, हिंदी नहीं आती, तो वो फिर किस में पढ़ेंगे? हिंदी में पढ़ना है तो उनको दिल्ली आना पड़ेगा, बाकी उनके पास जो कैंपस है उसमें जाना है तो अंग्रेजी आना पड़ेगा। मैंने कहा अपना मातृभाषा क्यों नहीं? तो इसलिए मैंने शुरुआत किया, महाराष्ट्र से मैंने मराठी पत्रकारिता और केरल से मैंने मलयालम पत्रकारिता शुरू की। मैंने जम्मू से हिंदी पत्रकारिता भी शुरू करने की घोषणा की। वो मेरे समय में लागू नहीं हो सका, लेकिन बाद में हो गया, मैंने ही घोषणा की थी उसकी। और उर्दू पत्रकारिता जो थी, हाँ, वो एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम हमारे यहाँ चलाते थे, उसको भी मैंने डिप्लोमा कर दिया। मैंने कहा सारे भाषा प्रोग्राम डिप्लोमा होना चाहिए। मैंने एक और इनोवेशन किया, मैंने संस्कृत में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया, सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन संस्कृत जर्नलिज्म। ये देश में पहली बार हुआ, और लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ है, उनके सहयोग से मैंने ये पाठ्यक्रम शुरू किया। क्योंकि जब मैंने दूरदर्शन में वार्तावली शुरू किया, जो विश्व का पहला संस्कृत समाचार पत्रिका, टेलीविजन पत्रिका थी, तो मैंने एक चीज उस दौरान रिक्रूटमेंट में मैंने पाया
कि संस्कृत जानने वाले तो लोग थे, लेकिन पत्रकारिता और संस्कृत दोनों जानने वाले नहीं थे। अच्छा। तो इसलिए मैंने, जैसे ही मैं डीजी बना तो पहला कदम मैंने ये उठाया कि मैंने संस्कृत पत्रकारिता शुरू की। लाल बहादुर शास्त्री विद्यापीठ के जो संस्कृत के बच्चे हैं उनको पत्रकारिता का प्रशिक्षण मैंने भारतीय जनसंचार संस्थान में देना शुरू किया। तो संस्कृत की भी एक पूरी टोली तैयार हो गई जो संस्कृत भी जानते थे और पत्रकारिता भी समझ गए। That was a very revolutionary step, sir. और आपका रिवोल्यूशन यहीं तक नहीं रुकता। When you joined दूरदर्शन, आपने काफी सारे शोज के साथ एक्सपेरिमेंट किया, लाइक गुड न्यूज इंडिया और स्पीड न्यूज, एंड एक संस्कृत कार्यक्रम भी वार्तावली मैंने शुरू किया और दो टूक मैंने शुरू किया। तो that was an experiment, sir. जी। What was the challenges you faced during नहीं, कुछ नहीं, मुझे लगता है कि अगर आइडियाज अच्छे हो, देखो आमतौर पर क्या होता है, कोई संपादक आता है, कुछ अच्छे कार्यक्रम शुरू होते हैं, कुछ समय बाद वो कार्यक्रम फिर बंद हो जाते हैं उनके जाने के बाद। अब तो मैंने तो 2016 में दूरदर्शन छोड़ा था, आज 2025 दो टूक चल रहा है, वार्तावली चल रहा है, गुड न्यूज इंडिया चल रहा है, सारे के सारे, जी जी जी, है ना। एक भी कार्यक्रम मेरा शुरू किया हुआ बंद नहीं हुआ। पॉजिटिव जर्नलिज्म आपने एक शुरू किया। तो वो गुड न्यूज इंडिया मेरे ही कार्यकाल में शुरू हुआ था। तो उस वक्त उसका उद्देश्य ये था, मैं ये नहीं कहूंगा मैंने शुरू किया, मेरे कार्यकाल में हमारी टीम ने शुरू किया। सब कुछ टीम वर्क होता है ना। दो टूक मेरा एक विचार ये था कि पब्लिक ब्रॉडकास्टर में सिर्फ एक पक्ष नहीं होना चाहिए, सभी पक्ष आने चाहिए। जी जी जी, क्योंकि उससे पिछले जो भी सरकार में दूसरा पक्ष का कोई लगभग एक तरह से प्रतिबंध हो गया था। दूरदर्शन मात्र एक मैं कहूँ मुखपत्र बन के रह गया। इस तरीके से था कि दूसरा ओपिनियन, अगर आप देखिए, अगर आप मीडिया देख रहे हैं और सिर्फ एक पक्ष अगर आप देख रहे हैं, और पब्लिक ब्रॉडकास्ट, दूरदर्शन सरकारी चैनल नहीं है। ये दूरदर्शन के बारे में गलतफहमी है कि वो सरकारी चैनल, वो सरकारी चैनल है, वो पब्लिक ब्रॉडकास्टर है। भले सरकार उसको फंड करती हो, जी जी, लेकिन है बीबीसी के मॉडल पे बना हुआ पब्लिक ब्रॉडकास्टर। बीबीसी का सार्वजनिक फंडिंग होता है, भारत में दूरदर्शन का गवर्नमेंट फंडिंग होता है, लेकिन है पब्लिक ब्रॉडकास्टर। जी। तो पब्लिक ब्रॉडकास्टर को सबकी बात करनी है। तो दो टूक एक ऐसा मंच था जहां विपक्ष को भी या दूसरा जो वैकल्पिक विचार है उसको भी एक मंच मिलेगा किसी भी विषय पर, वो भी तो लोग जाने, उसके बाद लोग तय करें। जी जी जी, अपनी तार्किक शक्ति होनी चाहिए लोगों में। हाँ, तो वो इसलिए मैंने वो दो टूक शुरू किया, और आज भी दो टूक अशोक श्रीवास्तव उसको चलाते हैं, और अशोक और मैंने ही मिलकर ही उसको शुरू किया था। लेकिन अशोक उसके फेस हैं, उनका चेहरा अशोक है, तो ऑब्वियसली सब अशोक को ही दो टूक के साथ जोड़ते हैं। लेकिन उस वक्त उसका पूरा फाइल वर्क और सारा कुछ हम दोनों ने मिलकर ही किया था, और उसी का एक तरह से परिणाम स्वरूप जो है दो टूक कार्यक्रम शुरू हुआ। इसी तरीके से सकारात्मक चीज़ों को लेकर गुड न्यूज़ इंडिया हुआ। देखिए, आज गुड न्यूज़ इंडिया के लगभग इतने एपिसोड हुए, प्रधानमंत्री जी ने भी उसकी तारीफ की। और गुड न्यूज़ इंडिया में हमने जिन जिन को दिखाया उनमें से 1 दर्जन से ऊपर लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अच्छा। तो गुड न्यूज़ इंडिया एक सकारात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। वो सरकार का भोंपू नहीं है, वो सरकार के बातों के बारे में नहीं, समाज अपने स्तर पर क्या कर रहा है, व्यक्ति अपने स्तर पर समाज के लिए, राष्ट्र के लिए क्या कर रहा है, इस पर फोकस्ड है। तो इसलिए गवर्नमेंट प्रोग्राम्स पर नहीं है फोकस, स्वयंसेवी संस्थाएं क्या कर रही है, व्यक्ति अपने प्रयास से समाज को बेहतर बनाने के लिए क्या कर रहा है, इस पर है गुड न्यूज़ इंडिया। बिल्कुल। अच्छा, एज अ जर्नलिस्ट सर, यू हैव विजिटेड सेवरल कंट्रीज, व्हाट डिफरेंस यू सी एज अ जर्नलिस्ट देयर एंड इन इंडिया? नहीं, अपना देश तो अपना देश है, मैं मिस करता हूँ, 2-4 दिन के बाद ही मैं मिस करता हूँ। बिल्कुल। लेकिन अच्छा लगता है, क्योंकि विदेश में जाना कई किताब पढ़ने के बराबर है। आप दूसरे संस्कृतियों को पहचानते हैं, दूसरे लोगों से मिलते हैं, आप कुएं के मेंढक नहीं रह जाते हैं, आप समुद्र के मेंढक होते हो। यानी कि पूरा दुनिया आपने एक बार देख लिया। जी जी। तो मैंने बहुत सारे मुल्क देखे हैं, साउथ अफ्रीका से लेकर साउथ कोरिया से लेकर भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, सब देखा है। तो इसलिए विश्व के बारे में एक तरफ फर्क भी पता चल जाता है, तो कई चीज़ें समानताएं भी, हम सब मनुष्य हैं आखिरकार,
बिल्कुल। है ना, मानव जाति हैं हम सब, बिल्कुल। सबकी लगभग सभी एक जैसे ज़रूरत है, एक जैसे सपने हैं, एक जैसे आकांक्षाएं हैं, जी तो मानवता के साथ आपको जोड़ता भी है जब आप विश्व यात्रा करते हैं जी तो मैं समझता हूँ कि आपकी आंखें खोलती है, आपको एक बड़ी दुनिया दिखाती है, बड़ा कैनवास दिखाता है। तो एक कहते हैं ना कि अगर आपने ग्राउंड फ्लोर से आपने दुनिया को देखा, सामने क्या है आपको छोटा सा चित्र दिखाई देगा, आप बिल्डिंग के टॉप फ्लोर से देखेंगे तो आपका चित्र बिल्कुल अलग होगा। तो मुझे वो टॉप फ्लोर में खड़े होकर पूरा चित्र देखने का, तो इसलिए मेरा व्यापक एक दृष्टिकोण एक विश्व के प्रति हुआ, मानवता के प्रति हुआ, समाज के प्रति हुआ, जी। तो मैं एक बिग पिक्चर में सोच पाता हूँ और निश्चित ही इसका लाभ मिलता है। और मैं कहूँगा युवा पीढ़ी से भी, जी भारत में हो या भारत के बाहर हो, जब मौका मिले यात्रा करें, नए लोगों से मिले, नए जगह जाएं, नई भाषा सीखें, नए चीज़ों का टेस्ट करें, नए फूड का, मतलब यही नहीं कि अगर मतलब वहाँ भी इंडियन रेस्टोरेंट हैं, हाँ। तो इंडियन रेस्टोरेंट में ही खाना खाने का जिद मत करिए, वहाँ जाएंगे तो वहाँ का स्थानीय फूड, लोकल क्विजीन, लोकल म्यूजिक को सुनिए, अच्छा लगेगा आपको। हम कहते हैं ना एक भारत श्रेष्ठ भारत, जी जी जी। तो हर जगह श्रेष्ठता है, और वहाँ के संस्कृतियों का आप आनंद लें जी। और अपने जड़ों से दूर होने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल कर सकते हैं। और भारतीयों के लिए मैं चाइना में चीनी खाना खाता हूँ, लेकिन पहले अपना प्रार्थना करता हूँ, जैसे मैं भारत में भी भोजन करने से पहले भोजन मंत्र पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं करता हूँ, वैसे ही भोजन मंत्र पढ़ के मैं चाइनीज खाना खाता हूँ। ये तो है सर। और वैसे भी भारतीय संस्कृति के अनुसार तो वसुदैव कुटुंबकम, पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। बिल्कुल। अच्छा सर, एज यू वर द टेडएक्स स्पीकर, आपने टेड टॉक में भी भाग लिया है, आपने वहाँ पर अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, और दूसरा इंटरनेशनल यूथ वीडियो फेस्टिवल के आप पहले भारतीय जूरी मेंबर के रूप में भी आपने काम किया है। व्हाट वाज द एक्सपीरियंस? नहीं गुड, मतलब मैंने कहा ना, अब टेडेक्स एक प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको अपनी बात रखनी है। जी जी। और मैं अपने यंगर डेज से ही एक अच्छा वक्ता माना जाता रहा हूँ। बिल्कुल सर। तो ये ईश्वरीय कुछ होता है, माँ सरस्वती की कृपा होती है कि वो शब्द डाल देती है अपने आपके जुबान। बिल्कुल। तो अच्छा लगा मुझे टेडेक्स में भी बोलकर, अच्छे खासे लोग सुनने के लिए आए और ऑनलाइन में भी अच्छा रिसेप्शन मिला, और भी कई टॉक्स में जाने का, देश भर में मेरा व्याख्यान रहता है, तो अच्छा लगता है। आपको लोगों से मिलने का मौका मिलता है, और मेरे लिए आज के तारीख में तो युवा पीढ़ी से जुड़ने का, कनेक्ट होने का, इसलिए मैं सोशल मीडिया में भी एक्टिव हूँ, इसलिए क्योंकि मैं यंग जनरेशन से कनेक्ट होना चाहता हूँ। ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं उनके बीच में पढ़ाता हूँ, तो अगर मैं उनको समझ नहीं पाया जी, तो फिर उनसे मैं कनेक्ट नहीं हो सकता। मैं आज उनके लिंगों में मैं बात कर सकता हूँ, मैं उनको समझता हूँ। वो जो देखते हैं वो मैं भी देखने का प्रयास करता हूँ, वो जो पढ़ते हैं वो मैं पढ़ने का प्रयास करता हूँ, तभी मैं उनसे जुड़ सकता हूँ, अप टू डेट रह सकता हूँ। अच्छा, वी हैव सीन अ लॉट ऑफ चेंज इन जर्नलिज्म, और आज जर्नलिज्म के लिए जो एक मेजर हम कह सकते हैं चैलेंज है, दैट इज एआई ने जर्नलिज्म का कह सकते हैं प्रारूप, वो जो रिसर्च वर्क हम लोग करते हैं वो उसका एक इजी सोर्स बन गया है, बट वी डोंट नो द ऑथेंटिकेशन। दैट इज अ बिग चैलेंज। हाउ डू यू सी दैट? नहीं, मैं आपसे सहमत हूँ, एआई को एक टूल की तरह लेना चाहिए। एआई सब कुछ है ना, ये नहीं जी। एआई का ए इज आर्टिफिशियल, ये कभी मत भूलना। आर्टिफिशियल मतलब आप समझते हो, है ना, आर्टिफिशियल जो है वो आर्टिफिशियल ही है, यस यस, वो ओरिजिनल नहीं हो सकता है। जी जी, ठीक है ना। तो वो ए क्या है, आर्टिफिशियल, यानी कि वो असली वाला नहीं है, आर्टिफिशियल। आप कहते हैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, जी जी जी, गोल्ड ज्वेलरी तो गोल्ड ज्वेलरी है ना, आर्टिफिशियल है, कंपैरिजन है ना। तो इसलिए आर्टिफिशियल आप कहते हैं, एक 10 रुपए का मिलता है, एक 10 लाख का मिलता है ना। तो इसलिए वो आर्टिफिशियल है और ये ओरिजिनल है ना। तो आर्टिफिशियल जो है उससे ऊपर उठकर उसका उपयोग करिए, है ना, जी, उसका उपयोग करिए डेटा ब्रेकडाउन के लिए, कस्टमाइजेशन के लिए, इन सब चीज़ों में बहुत बढ़िया है एआई। लेकिन निर्भरता इतना नहीं कि एआई नहीं है तो आप बात नहीं कर सकते। जैसे कि अगर आप एक टेलीविजन में अच्छे एंकर बन रहे हैं जी, तो स्वाभाविक है आपके सामने टेलीप्रॉम्प्टर टीपी चलेगा, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आपके अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि टीपी हट जाए तो भी आप बोलें। मैं भी एंकर रह चुका हूँ, अच्छा, है ना। जी जी,
तो सामने अगर मेरा टीपी हट गया तो भी मैं घंटों में बोल सकता हूँ। टीपी मुझे तो बांध देती है। मैं कभी भी किसी भी एकेडमिक व्याख्यान में जाता हूँ, मैं पावर पॉइंट नहीं इस्तेमाल करता जी मैं एक कागज का टुकड़ा नहीं इस्तेमाल करता। आपने आज भी देखा होगा जी 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 मैं कुछ नहीं देखता हूँ, मैं बगैर देखे नॉन स्टॉप बोलता हूँ मैं। जी तो मेरे लिए तो मुझे कोई कहता है पावर पॉइंट देख के बात करो तो मैं फंस जाता हूँ, क्योंकि मैं बंध जाता हूँ उसमें। जी 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 मुझे उस पॉइंट के इर्द गिर्द ही बोलना पड़ता है, वरना दूसरा क्या है, विचार ऐसे आते हैं कि एक मुद्दे से दूसरा मुद्दा निकलता है, दूसरे से तीसरा। जी 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 तो आप उसका आपका जो दायरा है वो बढ़ जाता है। बिल्कुल। दूसरा आप सीमित हो जाते हैं उस बिंदु तक। आपको बिंदु तक सीमित नहीं रहना है। जी तो टीपी के बगैर भी बोलने की क्षमता जिस दिन आ जाए उस दिन आप सफल एंकर होंगी। बिल्कुल भाई टीपी में लिखा नहीं होगा भूकंप होने वाला है, अचानक आप बैठे हुए हैं स्टूडियो में भूकंप आ जाता है, आपके पास क्या रास्ता है? उठ के भागो? बिल्कुल नहीं, आपको चीजों को संभालना है। उस क्या? वक्त आपको अपना ज्ञान काम आएगा, टीपी नहीं काम आएगा। जी पीछे से जो है उसको भी कुछ नहीं मालूम, PCR जो मतलब आपके PCR ईपी में आपको पीसीआर से बोल रहा है, वो भी आपको कुछ नहीं बोल रहा है ना। ईयरफोन से कुछ नहीं मिल रहा है आपको, क्योंकि उसके पास है ही नहीं कुछ बोलने के लिए, रेडी टेक्स्ट है ही नहीं। तो फिर आप अपने स्वबुद्धि से, स्वविवेक से आप बात करेंगी वहां, है ना। तो वो आपको आना चाहिए। बिल्कुल सर, दैट कम्स विद अ तो इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए सबसे जरूरी है अपना इंटेलिजेंस को बना के रखो। वो भी एआई है, अपना इंटेलिजेंस। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड और एआई अपना अपना इंटेलिजेंस अगर दुरुस्त रखोगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आप सदुपयोग कर पाएंगे। बिल्कुल, दैट्स अ ग्रेट पॉइंट सर। और जितना नॉलेजेबल आप है, दैट कम्स विद अ ग्रेट एक्सपीरियंस। ऑब्वियसली आप भी कल ऐसे ही बोलने लगोगी, 30 साल बाद हम बात करेंगे। आप मुझसे बेहतर बोलोगे। Of having such a great experience in both field and academics, how do you see today's journalism, and what will be your message for the students of journalism and teachers of journalism to maintain the dignity of journalism? देखो, जर्नलिज्म में टेक्नोलॉजी बदला है, फंडामेंटल्स नहीं बदले। जर्नलिज्म के सिद्धांत नहीं बदले, जर्नलिज्म के नैतिक मूल्य नहीं बदले। तो परिवर्तन टेक्नोलॉजी में हुआ है, तो सिद्धांत बदलने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि आप वस्तुनिष्ठ रहिए, है ना। यानी कि आप जो है निष्पक्ष रहिए, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है, समझौता नहीं, है ना। सो ट्रुथ, एक्यूरेसी, ऑब्जेक्टिविटी, ये सब कोर प्रिंसिपल्स ऑफ जर्नलिज्म है। सच आपको दिखाना है, तथ्य के आधार पर दिखाना है, शोध परख होना है ना। और साथ में जो है आपको वस्तुनिष्ठता के साथ दिखाना है। दोनों पक्षों को, मेरा क्या है, दो टूक क्या है, दोनों पक्षों को समझाना है। तो इसलिए सभी पहलुओं को बताना है। दर्शक को तय करने दीजिए, इस देश का दर्शक का विवेक पर आप प्रश्न चिन्ह मत खड़ा करिए। आप उसकी तरफ से सोचिए मत, उसको सोचने दीजिए। लोग कहते थे अनपढ़ गाँव है, कम पढ़े लिखे हैं। आपका 1975-77 में तो कोई आपका टीवी भी नहीं था, 1975-77 में कोई आपका सोशल मीडिया नहीं था। लेकिन वहाँ के लोगों ने जो है, इस देश की जनता ने, जो तानाशाह सरकार थी उसको उठा के फेंक दिया और जनता की सरकार लेकर आई। तब तो कोई सोशल मीडिया नहीं था ना। जनता के विवेक पर छोड़िए। बिल्कुल ठीक, बहुत सारी आपसे बातचीत की सर, हमने आपसे बातचीत की और बहुत अच्छा लगा। दैट वाज वेरी नॉलेजेबल, दैट वाज वेरी इंटेलेक्चुअल, वेरी वेरी थैंक यू सर। बहुत अच्छा लगा। आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत दीपावली की शुभकामनाएं। आपको भी सर धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।